असर होता है। थर्मल एनर्जी क्या करती है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स को दूर फेंकती है। थर्मल एनर्जी के केस में क्या होता है, अगर किसी की थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, टीई इज मोर, मॉलिक्यूल्स आर अवे, मॉलिक्यूल्स आर अवे। बच्चों मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ कि काम ऑफ थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काम ऑफ IM, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों इससे मैं कहना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल्स को ये दूर फेंकती है और ये मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाती है, नजदीक लाती है। इससे बच्चों आप एक और बात समझ सकते हो कि सर जिस चीज के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे उसके अंदर थर्मल एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसका काम उससे बिल्कुल उल्टा है। अगर सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो सर उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, जबकि सर थर्मल एनर्जी जो है वो तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाती है। तो सर जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है उसके अंदर थर्मल एनर्जी भी कम होगी। तो सर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी ना सबसे ज्यादा जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है सॉलिड में होते हैं। तो सर एक बात तो पक्की है, इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी होगी ना वो सबसे कम होगी। सर उसके बाद ना लिक्विड आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में, तो सर लिक्विड की थर्मल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। सर उसके बाद गैस आता है, तो सर गैस की थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बच्चों ये बात आपको भी क्लियर कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे दूर होते हैं, तो क्या उसकी थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स होगी बच्चों, क्योंकि अगर दूर मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पे थर्मल एनर्जी ज्यादा रही होगी, इसीलिए वो लोग दूर गए। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बिल्कुल अपोजिट होगा थर्मल एनर्जी का ऑर्डर, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि इनका काम बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। थर्मल एनर्जी सर होती क्या है थर्मल एनर्जी, और जो थर्मल एनर्जी एग्जैक्टली हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। अभी के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका काम बिल्कुल उल्टा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये क्या करेंगे, डिस्टेंस को कम करेंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिल्कुल उल्टा काम है थर्मल एनर्जी का। तो थर्मल एनर्जी सर हमारे मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ाती है, और डिस्टेंस सबसे ज्यादा गैस में होता है, इसलिए सर सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी गैस में रहती है। और सर सबसे कम जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है सर वो सॉलिड में है, तो उसके अंदर थर्मल एनर्जी कम रहेगी, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जा पाए। तो सर सॉलिड की थर्मल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, मेरे को सिर्फ यही ऑर्डर बताना था आपको। थर्मल एनर्जी के बारे में मेरे को आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है, सिर्फ एक ऑर्डर से मतलब है, वो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि इसका ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। आपको भी याद रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मल एनर्जी किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, सर सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है। थर्मल एनर्जी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिसाइड होता है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिसाइड होता है तो थर्मल एनर्जी जिसमें ज्यादा होगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा। जी सर, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, हमें समझ में आ चुका है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब बच्चों पार्टिकल्स का दूर होना। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई है। ओके, तो बच्चों अगर आगे चलें, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर बच्चों मैंने दिखा रखा है कि गैस से सॉलिड की तरफ आते हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना इंक्रीज होती हैं, यानी कि सर इसके पार्टिकल्स नजदीक आ रहे होंगे। बच्चों बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इसके पार्टिकल्स नजदीक आते हैं। जब हम गैस से लिक्विड की तरफ आते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है काफी नजदीक आ चुके होते हैं, और जब हम सॉलिड की तरफ आते हैं तो बिल्कुल नजदीक आके बिल्कुल अच्छे से वेल सेटल्ड एक लैटिस बना लेते हैं। लैटिस क्या होता है सर? लैटिस बच्चों कुछ भी नहीं होता, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका लैटिस कहलाएगा। सॉलिड के अंदर बच्चों लैटिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, थर्मल एनर्जी के बारे में आपने ऊपर लिख रखा है हीट अप। बच्चों हीट अप का मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस बाय हीटिंग। आपको बच्चों एक अपनी जनरल प्रैक्टिस से पता है, अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो लिक्विड बनता है। बच्चों मैंने ये भी कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि सर मैंने हीट करके अगर लिक्विड बनाया, लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मेरा सर ज्यादा है, तो सर इसके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा रही होगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है कि अगर थर्मल एनर्जी बढ़ानी है तो हमें हीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलें, लिक्विड से जो हम गैस की तरफ जाएंगे दोबारा हीटअप करेंगे और थर्मल एनर्जी इसके अंदर सबसे ज्यादा हो जाएगी और इसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे दूर हो जाएंगे। ठीक है सर, ये डायग्राम हमें समझ में आ गया कि थर्मल एनर्जी जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है थर्मल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो थर्मल एनर्जी सर बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड चलेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी गैस से सॉलिड की तरफ, इंटरमॉलिक्यूलर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी सॉलिड से गैस की तरफ। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट चीज ना, मैं स्टेट ऑफ गैस के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टेट ऑफ गैस जो बच्चों चीज है उसके बारे में अगर आपको समझना, आप कहेंगे सर गैस की स्टेट से हम क्या समझते हैं? बच्चों गैस की स्टेट से हम समझते हैं उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। सर फिजिकल कंडीशन से क्या समझते हैं ये बच्चों अभी समझ में आएगा कि मैं अगली चीज बताऊंगा आपको, स्टेट वेरिएबल्स नाम के। बच्चों स्टेट वेरिएबल्स जो है हमारे फिजिकल कंडीशन को डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स। सर स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? बच्चों तीन स्टेट वेरिएबल होते हैं हमारे पास। तीन स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T।
बच्चों आपको ना पहले से थोड़ा थोड़ा आइडिया है इन तीनों के बारे में, मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा, उसके बाद हम तीनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बच्चों मेरे को आपको ये समझाना है कि कैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर प्रेशर की बात करें, बच्चों प्रेशर जो होता है, आप प्रेशर कुकर देखते हैं, इसके अंदर कोई गैस होती है, उसके अंदर क्या होता है सर, गैस, गैस क्या, पानी होता है, पानी की स्टीम बनती है, ये हमारा प्रेशर कुकर है। तो बच्चों इसके अंदर जब स्टीम बन जाती है, ये ना प्रेशर कुकर के वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाती है। सर आपको पता है फोर्स लगाती है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ प्रेशर रहा होगा। प्रेशर रहने की वजह से बच्चों एक फोर्स लगती है। प्रेशर जैसे जैसा बढ़ता जाएगा फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। जब बच्चों फोर्स इंक्रीज हो जाएगी ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे जो सीटी होती है ना, इसके अंदर थोड़ी स्टीम बाहर चली जाती है, उसकी वजह से फिर प्रेशर कम हो जाता है और हमारा कुकर सेफ रहता है। लेकिन सर अगर हमारा प्रेशर रिलीज नहीं हुआ विसल के थ्रू, तो क्या होगा, तो बच्चों फोर्स बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ने की वजह से, क्योंकि नीचे से हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने से बच्चों प्रेशर बढ़ता जाता है, और अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी और कुकर फटने का चांस होगा। ठीक है सर, ये समझ में आया कि प्रेशर का मतलब सीधा सीधा ना फोर्स है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स किस पे बढ़ेगा बच्चों, कंटेनर ऑफ गैस के ऊपर, कंटेनर जो होगा ना, जो वॉल होगी उसके ऊपर फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का मतलब ना कुछ भी फोर्स जैसा है। तो बच्चों अगर मैंने आपको बताया कि प्रेशर का मतलब फोर्स से हमारा, तो फोर्स बच्चों आप एक बात क्लियरली समझ सकते हो कि फोर्स का कोई केमिकल मीनिंग तो है नहीं। फोर्स जो है फिजिक्स की एक टर्मिनोलॉजी, आपने फिजिक्स में अब तक कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, और फोर्स से आपका इंट्रोडक्शन हो ही गया होगा, और वैसे भी आप ओवर द लाइट सुनते आ रहे हो, फोर्स का मतलब पुश या पुल। ठीक है, तो सर जो फोर्स है हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों अगर फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या है, ये गैस की फिजिकल कंडीशन बता रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस इज डिफाइंड बाय प्रेशर एट फर्स्ट। पहला हो गया प्रेशर। प्रेशर से बच्चों आपको समझ में आया कि सर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स की बातें चल रही हैं। प्रेशर एक्जैक्टली क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सर ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी तो फिजिक्स की लग रही है, तो ये फिजिकल कंडीशन बता रहा होगा सर गैस की। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद बच्चों मैं वॉल्यूम पे आता हूँ। वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, एक कंटेनर की अगर मैं वॉल्यूम बनाऊं, तो बच्चों ये मेरा कंटेनर है, एक क्यूबिकल मैंने कंटेनर बनाया। ठीक है सर, ये कंटेनर हो गया। बच्चों अगर मैं ये इसकी लेंथ मान लूं, और बच्चों ये मान लूं मैं इसकी ब्रेथ, और ये हो गई हाइट, तो आप कहोगे कि सर इसकी वॉल्यूम जो है L इंटू बी इंटू एच है। यही तो वॉल्यूम होती है बच्चों। वॉल्यूम क्या होती है, डायमेंशन से हम वो जगह का पता लगाते हैं, वो स्पेस पता लगाते हैं जो हमारी पर्टिकुलर कंटेनर ने, किसी भी चीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है। किसी भी चीज ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है सर, वो ना उसका वॉल्यूम होता है। तो बच्चों अगर वॉल्यूम होता है वो किस चीज से डिफाइंड होता है, हम ऐसे करके हर हर तरह की शेप का ना हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हम अगर वॉल्यूम निकालना है अलग अलग शेप्स का, तो हम उसके डायमेंशंस देखेंगे। सर लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सब सर फिर से फिजिकल क्वांटिटीज। सर ये फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ये एक लेंथ है, डायमेंशंस है, लेंथ इन मीटर्स ऐसा यूनिट होती है। तो सर ये भी ना फिर से मेरे को फिजिकल कंडीशन ही बताएंगे, क्योंकि ये तो सर फिजिक्स की टर्म्स है। ठीक है, इसका सर कोई केमिकल मतलब तो निकल नहीं सकता, वॉल्यूम से क्या ही केमिकल मतलब निकलेगा। इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि सर जो हमारी गैस है वो क्या रिएक्शन करेगी, तो इसकी कोई केमिकल कंडीशन तो पता चल नहीं सकती सर वॉल्यूम से। हमें इसकी सर फिजिकल कंडीशन पता चलती है कि गैस ने कितनी जगह घेर रखी है। तो बच्चों ये भी इसकी फिजिकल कंडीशन बताती है। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को पता है आप लोग अगर समझना चाहें कि ये फिजिकल कंडीशन क्या बताते हैं, एक तो बच्चों आप एक बात समझ सकते हो कि सर गैस जो है वो गर्म होगी कि ठंडी होगी, टेम्परेचर से पता चलेगा। उसके अलावा बच्चों एक और तरीके से आपको टेम्परेचर को समझने का तरीका होता है, वो होता है कि टेम्परेचर बच्चों क्या करता है, टेम्परेचर देता है थर्मल एनर्जी। बच्चों थर्मल एनर्जी का मतलब तो ज्यादा कुछ नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब बच्चों 1/2 mv², यानी कि सर वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे बच्चों। जो मॉलिक्यूल गैस के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी वेलोसिटी ना टेम्परेचर डिसाइड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चों उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से बच्चों उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनका 1/2 mv² से वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है सर, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बच्चों अगर हम आए तो वेलोसिटी, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी लिखूं, या फिर बच्चों अगर मैं वेक्टर ना मान के स्पीड लिखूं, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के दोनों बच्चों फिर फिजिक्स की टर्म है। इसका मतलब सर टेम्परेचर भी घूम फिर के ना फिजिकल कंडीशन बताने पे जा रहा है, वो ना मॉलिक्यूल्स की स्पीड बताएगा। तो बच्चों टेम्परेचर जो है फिर से फिजिकल कंडीशन बताता है हमारी गैस की। इस तरीके से बच्चों पीवीटी जो है स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, और ये फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस बताते हैं। और फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस जो है बच्चों वही स्टेट ऑफ गैस होती है। बच्चों चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं आपका, और अगर आपको कोई डाउट है कि फिजिकल कंडीशन कैसे होती है सर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलता है, तो आप मेरे को बता सकते हो। और अगर समझ आ गया है तो वाई और एन में आप मेरे को बताएं, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अगर नो है तो रिपीट करने के लिए लिख दीजिए। बता दीजिए बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
चैट बॉक्स बच्चों ओपन है, जल्दी से रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे पता चलता रहना चाहिए आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो कितना कम आ रहा है। ठीक है बच्चों, मुझे एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, इसका मतलब समझ आ रही है चीजें। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों। प्रेशर के बारे में बच्चों में बात करना चाहता हूँ। प्रेशर के लिए बच्चों हमको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैंने एक वॉल बनाई है, ये वॉल है बच्चों। मान लीजिए इसके ऊपर बिल्कुल सामने से एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है एफ, ये परपेंडिकुलर फोर्स दिखाया बच्चों मैंने, बिल्कुल सामने से जो फोर्स लग रही है। सर अगर ऐसे कोई टेढ़ी फोर्स लग रही हो तो बच्चों फिर हम ना उस पर कंपोनेंट करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। दो कंपोनेंट के अंदर एक पैरेलल एफ होगा, पैरेलल पैरेलल ऐसे दिखा है, और ये परपेंडिकुलर एफ हो जाएगा। अगर ये एफ है सर, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थीटा होता है तो परपेंडिकुलर एफ हो जाएगा सर एफ कॉस थीटा, और सर पैरेलल एफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। सर हमें तो इतनी ज्यादा फिजिक्स नहीं देखनी क्या परपेंडिकुलर होता है और क्या पैरेलल होता है और कैसे निकलता है, हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि सामने से यानी परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है तो वही प्रेशर एग्जिस्ट करे। प्रेशर बच्चों जो एग्जिस्ट करता है वो डेल सॉरी परपेंडिकुलर एफ बाई ए, ये है, ये हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर बच्चों एक्सर्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स से। अगर परपेंडिकुलर फोर्स किसी सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही है तो प्रेशर लगेगा। ठीक है सर, प्रेशर का समझ में आ गया, परपेंडिकुलर फोर्स बाई ए से। सर ए क्या होता है, ए इज बच्चों द एरिया ऑफ दिस वॉल, एरिया ऑफ वॉल, यहाँ पे वॉल या फिर कोई भी सरफेस होगा। तो अगर बच्चों में इसकी लेंथ मान लो एल और इसकी ब्रेड्थ मान लो बी, तो बच्चों एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। बस इतना सा ही है कि सर ये होता है एरिया ऑफ सरफेस। जब इसका डिवीजन करते हैं सर परपेंडिकुलर फोर्स ऑन सरफेस पे, तो सर हमें मिल जाता है प्रेशर ऑन सरफेस। सिंपल सी बात, सर प्रेशर का मतलब फोर्स ही है ना। हाँ बच्चों बिल्कुल फोर्स ही है। एक्चुअली बच्चों फोर्स और एरिया दोनों को अलग अलग स्टडी करने की बजाय लोगों ने क्या किया कि प्रेशर और फोर्स को रिलेट किया एरिया के थ्रू, और हमने एक नई टर्म बना ली, क्या, प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर से बच्चों हम फोर्स भी पढ़ सकते हैं, एरिया भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें एक ही टर्म में आ गई। इससे हमारी स्टडी इजी हो जाती है, हमें दोनों चीजें अलग अलग नहीं देखनी कि कितने एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। हम प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर को इवेल्युएट करके हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। बच्चों लिक्विड में बहुत काम आता है प्रेशर, गैस में भी आता है, ये लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। लिक्विड के अंदर हम काफी स्टडीज प्रेशर से कर सकते हैं। प्रेशर की जो टर्म है जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब भी आपके पास आएगी लिक्विड में। लिक्विड और गैस दोनों में प्रेशर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सर सॉलिड में कर सकते हैं क्या, अच्छा सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, सॉलिड की वजह से कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं होता है। आप लोग इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे सॉलिड की प्रेशर हम 1 मान लेते हैं अगर कहीं पे लिखना होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि प्रेशर की वैल्यू जो है डेल एफ बाई ए होती है। तो बच्चों प्रेशर अगर हमें समझ में आ गई क्या होता है, सर फोर्स जैसा कुछ होता है प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों प्रेशर जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम पूछेंगे सर मेजर कैसे करेंगे। तो बच्चों दो डिवाइसेज होते हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। इन दो डिवाइसेज से यूज करके हम लोग प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। अगर सर प्रेशर को मेजर करना है तो मैं ये दो डिवाइसेस यूज करूंगा, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। सर बैरोमीटर मैनोमीटर से हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये लोग जिनसे हम प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बता दिए। सर इनकी वर्किंग वगैरह कुछ कैसे यूज करते हैं, ये सब बच्चों आप फ्लूइड मैकेनिक्स में फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां का काम है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन वहां पे ही आते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन इतना आ सकता है, हमारे पास सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर किस चीज से मेजर करेंगे, इससे ज्यादा हमारे से केमिस्ट्री में प्रेशर के बारे में नहीं पूछने वाले। उसके बाद बच्चों जो हमारी मेन चीज है ना प्रेशर में, वो हमारी यूनिट जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि यूनिट्स का हमारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है न्यूमेरिकल के अंदर। बच्चों प्रेशर की जो यूनिट होती है पास्कल होती है, उसके बाद एटीएम होती है और बार होती है। बच्चों ये जो 3 यूनिट्स होती हैं, इसके अलावा एक और होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेन है। और भी काफी हमारी जो है प्रेशर के लिए मेजरमेंट टर्म्स होती है, मेजरमेंट यूनिट्स होती है, जैसे कि टॉर वगैरह हो गई। लेकिन सबसे मेन बच्चों ये 3 है, केमिस्ट्री के अंदर ये 3 चलती हैं और ये तीनों हमारे को आनी चाहिए। बच्चों प्रेशर के अंदर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक ही एंटिटी मान लिया, वन एंटिटी। सर ऐसा क्यों माना आपने, ऐसा बच्चों इसलिए माना है क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर की वैल्यू सेम होती है। ये बच्चों ऐसा यूनिट है, एक्चुअली ऐसा यूनिट बनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको एक नाम दे दिया गया पास्कल, क्योंकि पास्कल जो साइंटिस्ट थे उनने प्रेशर की तरफ काफी डिवोशन दिया था, काफी कंट्रीब्यूशंस दिए थे। पास्कल के नाम पे हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहना शुरू कर दिया। ठीक है सर, ऐसा यूनिट होती है पास्कल। सर बाकी की यूनिट्स क्या होती हैं बच्चों, बाकी की यूनिट होती है एटीएम एंड बार। इसका बच्चों आपको यूनिट कन्वर्जन जरूर पता होना चाहिए। ये आपके काम का है कि 10 की पावर 5 पास्कल इक्वल 1 बार होता है बच्चों। अगर ये 1 बार होता है, इसके बाद जो है सेकंड चीज बच्चों मेरे को लिखना है 1 एटीएम
इक्वल 1.0135 बार। बच्चों ये रिलेशंस ना आपको याद रहने चाहिए, इन्हीं रिलेशन से आप सारे कन्वर्जन कर सकते हो। ये दो मैंने आपको रिलेशन बताए हैं, वन दिस एंड सेकंड इज दिस। इससे बच्चों आप ना अपने कन्वर्जन कैरी करेंगे। इसका एक और मेरे पास रिजल्ट निकल सकता है, ऐसे अगर मैं साइड में लिख दूं, दैट इज बच्चों 1 ATM इक्वल 1.01325 होता है, सॉरी यहाँ पे भी 1325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये बच्चों एटीएम से पास्कल का कन्वर्जन है। आपके पास बच्चों जब यूनिट्स आएंगे ना, जब आप वॉल्यूम मिलेगी, आपको प्रेशर मिलेगी, इन सबके अंदर पता है एग्जामिनर क्या करता है, सबको अलग अलग यूनिट्स में देता है ताकि आपका एक काम बढ़ जाए, उन सबको एक यूनिट में लेके आने का। तो बच्चों वहां पे आपको एक यूनिट में लाने के लिए कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको। अगर दो प्रेशर्स दे रखे, एक बार में दे रखा है, एक एटीएम में दे रखा है, तो या तो आप उन दोनों को एटीएम में लाओगे या फिर आप उन दोनों को बार में लाओगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप उन दोनों को ही पास्कल में भी ला सकते हो। मुद्दे की बात यह, आपको एक ही यूनिट में उनको लाके यूज करना होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गई और मेरे को प्रेशर की यूनिट भी समझ में आ गई। तो सर आगे चले अगर, तो वॉल्यूम आएगा, बिल्कुल बच्चों वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम का तो बच्चों आपको समझ में आ चुका अब तक कि सर ये क्यूब होता है, इसकी वॉल्यूम हो जाती है LBH। अगर सर मेरे पास सिलेंडर आ गया, ऐसे सिलेंडर ले लिया मैंने, इसका अगर R रेडियस है, H हाइट है, तो सर इसका πr², H इसका सर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है सर, वॉल्यूम समझ में आ गया हमको कि वॉल्यूम क्या क्या होता है। बच्चों अगर वॉल्यूम आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद ना वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस ना हमें क्वेश्चंस में चाहिए। जब हम पीवी इक्वल एनआरटी यूज करेंगे, थोड़ी देर में आपको डिराइव पे हम पहुंचेंगे, पीवी इक्वल एनआरटी क्या होता है। उससे पहले भी हम फिजिक्स में, सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम का यूज करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट लॉज में। लास्ट में जब हम पीवी इक्वल एनआरटी पहुंच जाएंगे तो भी हमें बार बार वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों वॉल्यूम जो है दो तरीके का हो सकता है। एक्चुअली गैस का वॉल्यूम जो अगर हमें निकालना है, दो केसेस में निकालना पड़ सकता है। एक जब वो रिजिड कंटेनर में होगी, और दूसरा जो है जब वो नॉन रिजिड कंटेनर में होगी। और इसके दोनों के तरीके अलग हैं कि हम कैसे वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करेंगे रिजिड कंटेनर में और नॉन रिजिड कंटेनर पर। सर पहले ये तो बताइए कि रिजिड कंटेनर क्या होता है। तो बच्चों रिजिड कंटेनर का क्या होता है कि हमारी ना बाउंड्री क्लियर होती है, बाउंड्री इज क्लियर। बच्चों बाउंड्री क्लियर है, इसकी वजह से हम इसकी वॉल्यूम पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा बच्चों की इसकी ना बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती, इसका साइज बढ़ भी सकता है, फॉर एग्जांपल बलून। लेकिन स्टिल बच्चों हमको ना उसकी बाउंड्री क्लियर है, तो हम उसकी वॉल्यूम पता लगा सकते हैं। किसकी? कंटेनर की। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है सर, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों जब ये वाला केस होगा तो हम उसको बोलेंगे रिजिड कंटेनर। उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल अगर ऐसा देखें कि मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया एलपीजी का और मैंने इसका रेगुलेटर ओपन कर दिया और यहाँ से गैस निकल रही है। अब क्या होगा बच्चों, ये गैस ना इस पूरे के पूरे एनवायरमेंट में फैलने लगी। अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों यहाँ पे मान लो इसकी बाउंड्री है, थोड़ी देर में और फैल जाएगी। यानी कि ओपन एनवायरमेंट में जब होता है तब हमारा नॉन रिजिड कंटेनर होता है। बच्चों इसकी ना बाउंड्री क्लियर नहीं होती, हमें पता नहीं चलता कि गैस कहाँ पे है अगर बाउंड्री इज नॉट क्लियर। बाय व्यूइंग, यानी देख के तो हम नहीं बता सकते कि बाउंड्री क्या है। तो बच्चों उस केस के अंदर हमारा तरीका अलग होता है वॉल्यूम ऑफ गैस पता लगाने के। क्योंकि अभी ना ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस जब रिजिड कंटेनर की होती है तो हम उसी की मान लेते हैं जो उस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम पता लगाएंगे और इसी को हम वॉल्यूम ऑफ गैस मान लेंगे। और जबकि बच्चों नॉन रिजिड कंटेनर होगा ना, तो उसके अंदर तो बच्चों में कंटेनर की वॉल्यूम ही नहीं पता। तो बच्चों उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। किस चीज से करेंगे मैं आपको ऊपर बताऊंगा। अभी के लिए आपको रिजिड और नॉन रिजिड कंटेनर समझ में आ गया। सर रिजिड कंटेनर की ना बाउंड्री क्लियर होती है, उसकी वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर नॉन रिजिड जो होता है उसकी ना हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो सर उस केस के अंदर कुछ और जुगाड़ किया जाएगा। अभी के लिए बच्चों जी इतना हमको समझ में आ गया है। इसके बाद मैं बताता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर रिजिड कंटेनर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बात होगी। इसके अंदर आएगा बच्चों कैलकुलेटेड बाय मास एंड स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस बच्चों एनर्जी, एंथैल्पी, पीवीटी ये सब होते हैं। इन सबको और मास को यूज करके बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करने जैसी हालात नहीं आएंगे कि हम मास और स्टेट फंक्शन से इसको कैलकुलेट करें। हमारे को सीधे सीधे कंटेनर दिया जाएगा, उसके अंदर गैस दी जाएगी, या तो हमें सीधे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इतनी है, या फिर ये कह देंगे एक कंटेनर के अंदर है जिसकी वॉल्यूम इतनी है। उस कंटेनर की वॉल्यूम पता होगी तो हम फिर से वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकते हैं। इतना आएगा बच्चों हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सर नॉन रिजिड की जो है उसकी कैलकुलेशन की हमको टेंशन लेनी नहीं है।
अगर रिजिड के अंदर आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर रिजिड कंटेनर के अंदर सर गैस कैरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इफ इट इज इन नॉन रिजिड कंटेनर इट इज कैलकुलेटेड बाय मास एंड स्टेट फंक्शन एंड व्हिच इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी नॉट पैनिक अबाउट इट। ओके बच्चों, मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया है। अब अगर टेम्परेचर पे, अच्छा वॉल्यूम की ना बच्चों यूनिट्स, वॉल्यूम की भी यूनिट्स हमें देखनी पड़ेगी। सर इंस्ट्रूमेंट किस चीज से मेजर करेंगे बच्चों? मेजर नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। हाँ, आप डायमेंशंस मेजर करने के लिए अपना स्केल यूज कर सकते हैं, इंच टेप यूज कर सकते हैं, वर्नियर स्केल वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए होते हैं। एज सच ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो हमें किसी चीज की देख के वॉल्यूम बता दे। ठीक है सर, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी कैलकुलेट करेंगे सर? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब सर यूनिट्स तो होती होंगी। हाँ बच्चों, यूनिट्स जो है, इसकी यूनिट्स जो है, ऐसा यूनिट तो बच्चों मीटर क्यूब होती है, दिस इज द ऐसा यूनिट। और बच्चों एक और होती है हमारे काम की, लीटर। और बच्चों इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ लीटर। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होती है। इसके अलावा अगर हमें जो है मान लीजिए सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख लूंगा, ऊपर क्यूब एज इट इज, 10⁻³ लीटर एज इट इज। इसको बच्चों जब कैलकुलेट करूंगा इस क्यूब के बाहर लेके आऊंगा तो 10⁻6 cm³ इक्वल 10⁻³ लीटर। बच्चों इससे ये कटेगा और 3 पावर बच जाएंगे cm³ में। तो बच्चों मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मैं लीटर वाली टर्म को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये 10⁻³ तो मैंने कट कर दिया डिवाइड करके, 1 लीटर इक्वल 10⁻³ cm³। बच्चों ये वाला मेरा एक कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही कन्वर्जन मेन याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ लीटर। ये हम कन्वर्जन किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते, ये हमें पता होना चाहिए कि लीटर में और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। इसके बाद टेम्परेचर पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर के अंदर आपको बच्चों अब तक समझ में आ गया, ये बता दीजिए, फिर हम टेम्परेचर पढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए चैट बॉक्स के ऊपर, क्योंकि आपको समझ में आ गया अब तक का। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, जैसे प्रेशर वॉल्यूम समझ में नहीं आई, यूनिट कन्वर्जन समझ में नहीं आया है। ओके, एक रिस्पॉन्स आया बच्चों मेरे को अब तक। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों अगर आगे बढ़े, अगर किसी को डाउट है तो लिख दीजिए, अगर कुछ भी डाउट है। ओके, ठीक है बच्चों, तो अगर आगे चलें तो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है, उसका नाम है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर बच्चों जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, मेरे को एक बात समझानी कि टेम्परेचर का हीट से क्या रिलेशन होता है। आपसे चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकंड लेक्चर चल रहा है अभी। और अगर लास्ट छूट गया तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आज का आप लेक्चर अटेंड करिए, ये लास्ट वाले से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, सारी चीजें आपको फ्रेश समझ आए। ठीक है, तो सर टेम्परेचर जो होता है ना बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर इस बकेट के अंदर मैंने पानी भर रखा है, इस बकेट के अंदर मेरा पानी है, और यहाँ पे मैंने एक आइस का ब्लॉक रख दिया, आइस का ब्लॉक रख दिया, तो बच्चों एक बात तो क्लियर है सर, ये ना थोड़ी देर में पिघल जाएगी। अगर बच्चों ये थोड़ी देर में पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो अगर मैं इन दो सिस्टम को अलग अलग लिखूं, एक इज बच्चों आइस और एक इज वाटर, इन दो सिस्टम्स के अंदर बच्चों आपको एक बात समझ में आई, सर आइस पिघल रही है, तो आइस का तो मुझे पता है सर, जैसे ना आप बर्नर के ऊपर ऐसे पतीला रखोगे और हीट करोगे तभी सर आइस का वाटर बनता है। तो सर एक बात क्लियर है, आइस को ना हीट चाहिए होगी, तो मैंने कहा कि आइस को हीट चाहिए होगी। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर आइस को हीट चाहिए और पूरे यूनिवर्स में दो ही एलिमेंट है, एक आइस और एक वाटर, दो सिस्टम्स हैं, तो आइस के पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं कि कहाँ से हीट लेगा। तो बच्चों आइस टू वाटर हीट फ्लो होगी कि वाटर टू हीट फ्लो होगी? ये वाटर टू आइस हीट फ्लो होगी, ये बताइए, W टू I और I टू W? चैट बॉक्स में बताइए बच्चों, हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, I टू W होगी या W टू I होगी? सब लोग बताएंगे हीट फ्लो की डायरेक्शन किस तरफ होगी, I टू W या W टू I? आइस को मेल्ट करने के लिए हीट आइस से वाटर की तरफ जाएगी या वाटर से आइस की तरफ आएगी? एक रिस्पॉन्स मिला है मुझे दीपक का, बाकी लोग भी रिप्लाई करें।
बच्चों वाटर से आइस की तरफ हीट जाएगी या आइस से वाटर की तरफ जाएगी? सिंपल सी बात है, आइस को मेल्ट होने के लिए किस तरफ, किस डायरेक्शन में हीट जाएगी? आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाटर टू आइस आएगा। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो आइस टू वाटर, टू का मतलब जहां जा रही है हीट। मैंने आपको एक बात तो बताई कि आइस को हीट चाहिए, हीट जो चाहिए वो आइस को चाहिए पिघलने के लिए, तो इसका मतलब टू तो जो है वो आइस का है, आइस की तरफ जा रही होगी, पक्की बात है, आइस की तरफ जा रही होगी। किधर से आ रही होगी? वाटर से आ रही होगी बच्चों, और कोई जगह ही नहीं आने की। तो W2I होएगा आंसर। हीट बच्चों आइस को चाहिए, आइस को हीट चाहिए, तो लिखेंगे वाटर टू आइस, यानी वाटर से आइस की तरफ गई। टू का मतलब होता है जिसके अंदर जाएगी, यानी कि वाटर टू आइस। तो बच्चों आंसर हमारा W2I होएगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? W2I, W2I क्यों होगा? हाँ, वाटर इज गिविंग हीट टू आइस टू मेल्ट, तो आंसर क्या हो गया? W2I। अगर आप वाटर इज गिविंग टू आइस लिखेंगे तो उसके अंदर से आप बीच की इज गिविंग टू हटाओगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? W2I। ठीक है, तो बच्चों अगर ये आपको समझ में आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो लोग, कि उनको भी समझ में आ रहा है कि वाटर टू आइस सर हीट फ्लो जो है उसका डायरेक्शन होगा। अब बच्चों अगर आपका दिमाग ये समझ पा रहा है ना कि वाटर टू आइस होगा इसका हीट फ्लो, तो एक बात और आपके दिमाग में कहीं पे सबमिटेड है कि सर हीट जो है ना हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। बच्चों वाटर जो है हमारा हायर टेम्परेचर पे होता है, या तो जीरो पे होगा या मोर देन जीरो पे होगा, ठीक है, मोर देन जीरो पे। आइस जो बच्चों या तो जीरो पे होगी या लेस देन जीरो पे होगी, ठीक है। यानी कि सर वाटर जो है हमारा हायर टेम्परेचर पे था, उससे आइस की तरफ गई, यानी सर रूल जो फॉलो हो रहा होगा ना वो ये हो रहा होगा कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे बच्चों हमारी हीट फ्लो होती है। तो सर हीट फ्लो के लिए मेरे को समझ में आ गया कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमारी हीट फ्लो होती है। बच्चों अगर ये आपको समझ में आई है, मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरा बकेट ऑफ वाटर है फिर से, और इसके अंदर मैंने दो सेक्शंस बनाए, एक लेयर बना दी है, तो ये जो फर्स्ट ऊपर वाला सेक्शन है इसका टेम्परेचर बच्चों यदि T है और इसका भी T है, यानी इस पूरे वाटर का टेम्परेचर T है। क्या बच्चों अगर बाहर से मैं कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहा, कहीं से कोई हीट नहीं आ सकती, क्या थोड़ी देर बाद ऐसा होना पॉसिबल है कि ऊपर की लेयर का टेम्परेचर T2 हो जाए और नीचे वाली का T1 हो जाए? क्या ऐसा होना पॉसिबल है बच्चों? T1 या T2 इसका टेम्परेचर हो जाए, बाहर से कोई हीट आ नहीं सकती। क्या ऐसा हो सकता है इस पानी के अंदर अलग अलग टेम्परेचर बन जाए, ऊपर का पानी गर्म या नीचे का पानी गर्म, दूसरी साइड का ठंडा? यस और नो बच्चों, क्या इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है? पूरी बकेट का सेम टेम्परेचर था, ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हो सकता सर। बच्चों क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन है क्योंकि इसका ना डेल टी, इन दो लेयर्स का डेल टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस, ऊपर वाली का टी माइनस टी, ये बच्चों जीरो है। इसलिए बच्चों हीट तो नीचे वाले के पास भी कुछ एनर्जी है, इसके पास भी कुछ एनर्जी है, लेकिन उसका फ्लो पॉसिबल नहीं है। बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस अगर जीरो होगा तो बच्चों हीट चेंज भी जीरो होगा, यानी कि सर हीट चेंज होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। हाँ बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है सर, अगर सर टेम्परेचर डिफरेंस नॉन जीरो होगा तभी सर हमारा डेल क्यू नॉन जीरो होगा। हाँ, क्यों बच्चों? हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों हमको ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सर टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है हीट फ्लो होने के लिए। और सर अमाउंट ऑफ हीट फ्लो यानी कि मॉड ऑफ डेल क्यू, यानी इसकी मैग्नीट्यूड जो है सर वो भी ना टेम्परेचर डिफरेंस से पता चलता है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो बहुत ज्यादा हीट फ्लो करेगी, अगर सर बहुत कम होगा तो कम हीट फ्लो करेगी। बच्चों यही पता लगाने के लिए कि कितनी हीट फ्लो हुई है, बच्चों हमें टेम्परेचर की नॉलेज होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। किसी भी चीज का टेम्परेचर पता होना इसीलिए जरूरी है ताकि हम हीट फ्लो समझ सकें, इसीलिए हम टेम्परेचर को भी डिराइव करके लाए ताकि हम हीट फ्लो को समझ सकें। सर एक चीज ना स्पीड भी समझते हैं, मॉलिक्यूल की स्पीड भी समझते हैं। हाँ बच्चों, एक मॉलिक्यूल की स्पीड समझते हैं तो एक हीट फ्लो समझते हैं। दो चीजों के लिए बच्चों हमारा टेम्परेचर होता है, स्पीड के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था, अभी मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया हीट फ्लो के टर्म्स में। ठीक है सर, अगर ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर डिफरेंस ही है जो हीट फ्लो को कंडक्ट कराता है, तो सर इसके बाद ना हम इसका इंस्ट्रूमेंट अगर जानना चाहें तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट तो थर्मोमीटर होता है, सबको पता है। थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट।
टेम्परेचर वाला समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूँ बच्चे। मैंने कहा बच्चे आइस टू वाटर जब हमारा फ्लो हो रहा है तब हमें, सॉरी वाटर टू आइस जब हमारा फ्लो हो रहा है हीट का, तो मेरे को ये समझ में आया कि हीट टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही हीट फ्लो हमारा एग्जिस्ट करेगा, यानी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमारा हीट फ्लो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बच्चों मैंने ये बात तो बता दी कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा, यानी हीट जो है हाई से लो की तरफ ही जा सकती है, लो से हाई की तरफ कभी नहीं जा सकती, ये थर्मोडायनेमिक्स का रूल है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों मैंने एक और बात बताई कि अगर एक पानी की बकेट लेंगे तो उसके अंदर अगर सेम टेम्परेचर है पूरे पानी का, तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाला पानी गर्म हो जाए और नीचे वाला ठंडा हो जाए। ऊपर वाला पानी जिस टेम्परेचर पे है नीचे वाला पानी भी उसी टेम्परेचर पर रहेगा, दोनों का सेम टेम्परेचर रहेगा, इसी वजह से उनके टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते। टेम्परेचर चेंज बच्चों तब होएगा जब डेल टी नॉन इक्वल जीरो होगा, यानी इसका अगर T1 होता इसका T2 होता, और T1 अगर ज्यादा होता तो T2 की तरफ हीट फ्लो कर जाती, ठीक है। T2 अगर ठंडा होता तो गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ हीट आ जाती, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। लेकिन बच्चों क्योंकि इसका टी और टी टेम्परेचर है तो कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज होने के लिए बच्चों हीट फ्लो चाहिए, या फिर हीट फ्लो के लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, ये बात। तो सिर्फ इतना समझना है बच्चों हमको कि हीट फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है बच्चों तो हीट फ्लो नहीं होएगा। सर हीट फ्लो नहीं होएगा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होने की वजह से, ये बात क्लियर हो गई। सर हमें टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? हीट फ्लो की डायरेक्शन के लिए। एक तो हम डायरेक्शन तभी बता सकते हैं जब भी हम दोनों चीजों की टेम्परेचर पता होगी। अगर बच्चों में टेम्परेचर पता है तो हम हीट फ्लो की डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं। इसके अलावा जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही हीट फ्लो होगा। तो हीट फ्लो का जो है अमाउंट बताने के लिए भी हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए कि सर इतना अमाउंट ऑफ हीट हमारा फ्लो हुआ है, ये हमें पता चलेगा टेम्परेचर के डिफरेंस से। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बच्चों उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है बच्चों मैंने कि टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ी। टेम्परेचर की जरूरत बच्चों डेल फ्लो, सॉरी डेल क्यू जो है हीट फ्लो है वो बताने के लिए, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए और अमाउंट, इस चीज के लिए हमने टेम्परेचर को इन्वेंट किया या डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसका मेजरमेंट समझ में आ गया दीपक आपको? टेम्परेचर को हमने इसलिए इन्वेंट किया ताकि हम हीट फ्लो की डायरेक्शन और अमाउंट बता सकें। ठीक है बच्चे, अगर समझ में आ गए तो बच्चों थर्मोमीटर जो होता है इसका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मोमीटर चाहिए होता है। ठीक है सर, इसके बाद बच्चों यूनिट। तो अगर यूनिट की बात करूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीफाई करके लिख रहा हूँ कि यूनिट्स जो है बच्चों केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट होती है। हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर बच्चों ये दोनों ज्यादा यूज होती है, फारेनहाइट नहीं होती है, इसलिए मैं आपको इनका कन्वर्जन बता रहा हूँ बच्चों। अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 273.15 केल्विन एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि सर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन। बच्चों अगर मुझे 2 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो सर इसके अंदर पता है मैं क्या करूंगा, 273.15 के अंदर सर 2 जोड़ दूंगा और ये आगे इसकी केल्विन में वैल्यू, यानी कि 275। इसको अगर यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं 275 सर .15 केल्विन, ये इसकी वैल्यू होगी। अगर बच्चों आपको ये समझ में आया है कि इसकी वैल्यू कन्वर्जन कैसे करते हैं, 2 डिग्री के लिए आप 2 डिग्री जोड़ देंगे, तो मुझे आप ये बताइए बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने केल्विन होंगे? कितना केल्विन होता है 30 डिग्री सेल्सियस? जल्दी से लिख के बताइए। कुछ नहीं करना, 273.15 जोड़ना होता है। $303.15, ठीक है। .15 जो लिख रहा है नहीं भी लिख रहा है ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि बच्चों हम अप्रोक्स में 273 भी ले लेते हैं, तो हम अप्रोक्स भी आंसर ले सकते हैं। हमारा आंसर क्वेश्चन में भी ठीक ठीक आ जाता है, क्योंकि 0.5 273 के सामने कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आपको ना सेल्सियस से केल्विन में जाना आ गया। अब अगर मैं इधर थोड़ा सा साइड में लिख के दिखाऊं कि मेरे को केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए बच्चों मान लो मैंने देख लिया 373.15 केल्विन है। अगर बच्चों मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना था बच्चों, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से 273.15 ना सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए, ये हो गया। यानी कि जब हमको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो सर 273.15 हमें ऐड कर देना है, और सर अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में आना हो तो सर 273.15 हम घटा देंगे, सिंपल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कन्वर्जन कैसे करते हैं? जल्दी से बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गैस लॉज पे आते हैं जल्दी से। वाई एंड एन, ओके कन्वर्जन आ गया बच्चों।
हमको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो बच्चों एक बार ना आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस से क्या होती है? आइडियल गैस बच्चों असली गैस नहीं होती, इमेजिनेटिव कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब बच्चों इमेजिनेटिव। क्यों जरूरत पड़ी हमें? एक्चुअली बच्चों जो रियल गैसेज है ना, उनका कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। रियल गैस कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। किस चीज का कैलकुलेशन? सारी चीजों कैलकुलेशन बच्चों, प्रेशर का, वॉल्यूम का, इन सबको रिलेट करना ये ना डिफिकल्ट होता है। तो फिर किसी आदमी ने कहा कि हम ना कुछ अजम्पशन मानेंगे, ये वाले 3 अजम्पशन। इन 3 एजम्पशंस को मानने के ऊपर बच्चों उसने कहा कि हम ना बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइडियल गैस, अच्छा जब ये 3 अजम्पशन मान लेंगे तो हमारी आइडियल गैस बन जाएगी। कोई भी गैस के अंदर अगर हम ये 3 अजम्पशन मान लें तो फिर वो आइडियल गैस है। तो बच्चों रियल गैस जो है हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं और बहुत थोड़ा पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में 11th 12th के में। उसके बाद ग्रेजुएशन में रियल गैस ज्यादा पढ़ी जाती है। आइडियल गैस होती है बाई 3 अजम्पशंस। वो 3 अजम्पशंस बच्चों हमें समझने हैं, उसके बाद याद कर लेना। तो बच्चों फर्स्ट अजम्पशन जो है उसमें उसने कहा है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स इक्वल 0। सर हमने तो पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है हर चीज के बीच में और वही बाउंड रखती है। तो बच्चों वही फोर्स जो है जो बाउंड रखती है वही इस भाई ने 0 मान ली। इसने 0 मान के उस फोर्स को कहा है कि इसके अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। तो फिर लोगों ने कहा चल ठीक है मान लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। अगर कैलकुलेशन आसान हो रही है और अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है तो फिर हम ये अजम्पशन मान लेते हैं। बच्चों ये अजम्पशन मैंने फर्स्ट अजम्पशन माना मेरा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर 0। ये बच्चों आपको फर्स्ट अजम्पशन समझ में आ गया कि सिंपली सर जो आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ाई थी ना, कल 5 पढ़ाई थी, उनमें से कोई भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IF 0 मान लेंगे सर आइडियल गैस के अंदर। ठीक है, अजम्पशन मानने हैं बच्चों, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है सर ऐसा नहीं होता तो क्यों मान ले। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए। अदरवाइज ना PV इक्वल NRT की जगह बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी। P के अंदर कुछ एडिशन किया जाएगा, B के अंदर किया जाएगा B, ऐसे ही टेम्परेचर के अंदर कुछ कन्वर्जन आता है और वो कन्वर्जन के अंदर जो A और B लिख रहा हूँ इनके लिए भी अलग अलग कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। इसलिए बच्चों हमको ये अजम्पशन मानने पड़ते हैं। ठीक है, ये अजम्पशन हो गया। फर्स्ट वाला हमारा अजम्पशन बच्चों हमको समझ में आ गया है। सेकंड अजम्पशन की अगर बात करूं तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि बच्चों जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर ना अलग अलग मॉलिक्यूल घूम रहे हैं। बच्चों वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ना 0 मान है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वॉल्यूम जो है 0 मान है। इसकी सर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 मान ले क्या? इसकी कोई वॉल्यूम वैल्यू वो 0 है? नहीं बच्चों, इस पूरी वॉल्यूम को 0 नहीं मानना। इसके अंदर जो बीच में मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो है वॉल्यूम हम 0 मानेंगे। मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम इज 0। एक एक मॉलिक्यूल की 0 बनानी है। ये जिस एरिया में फैले हुए हैं जहां तक जा रहे हैं वो एरिया जो है वो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। जहां तक आखिरी मॉलिक्यूल पहुंचा हुआ है वो बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस डिफाइन करेगा। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ इस एक मॉलिक्यूल की ना वॉल्यूम है, वो हमने 0 मानी इस अजम्पशन के अंदर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल 0 मार रहा है। सर इससे कुछ फर्क पड़ता होगा, इसीलिए ना कैलकुलेशंस के इजी करने के लिए वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल हमने 0 मान लिया। इसके बाद बच्चों थर्ड वाला अगर समझे, इसमें कहा है कि मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 3, 1 2 और 3। इसके अंदर ये कहता है बच्चों, और ये वॉल तो कहता है बच्चों 2 1 को भी कोलाइड करेगा, 3 को भी करेगा और वॉल को भी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 1 को कोलाइड कर रहा है लेकिन 3 को नहीं कर रहा, 1 3 और 2 दोनों को करता है और वॉल को भी करता है। ऐसा नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे से बराबर कोलिजन करेंगे, सब लोग एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलिजन में कोई भेदभाव नहीं होगा और वॉल से भी कोलिजन करेंगे। अगर 10 मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से 3 बार कोलाइड करते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो जो दूसरे कहीं पे घूम रहे होंगे 10 मॉलिक्यूल, उनने भी 1 सेकंड के अंदर 3 बार कोलिजन किया होगा। बस इतना, यानी कि सबके कोलिजन सेम पैटर्न पे होंगे, कोई अलग पैटर्न नहीं होगा कोलिजन का। क्या बच्चों तीनों असम्पशन समझ में आ गए हैं कि मॉलिक्यूल्स को किस तरह का बिहेवियर चाहते हैं हम लोग आइडियल गैस के अंदर? तीनों असम्पशंस बहुत सिंपल है बच्चों। फोर्स 0 माना है, मॉलिक्यूल की वॉल्यूम 0 मानी है, और तीसरा हमने माना है कि कोलिजन के जो बिहेवियर है वो सेम रहेंगे। यानी 1 मॉलिक्यूल 2 से भी टकराना चाहिए, 3 से भी टकराना चाहिए और वॉल से भी। ऐसे ही 2 के साथ होना चाहिए कि 1 से भी टकराएगा, 3 से भी, और ऐसे सबके साथ होगा। पूरी गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबके साथ ही बिहेवियर चलेगा। ठीक है बच्चों, अजम्पशंस हो गया हमारा। असम्पशंस के बाद बच्चों में गैस लॉज की बात करूं तो बच्चों गैस लॉज ना एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किए थे। कई तरह के मतलब कंडीशंस रख के ना साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अगर टेम्परेचर और मोल को मैं कांस्टेंट रख दूं तो फिर मेरा प्रेशर का वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम के साथ ये वाला रिलेशन आता है। ऐसे करके बच्चों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, अलग अलग करके डिस्कवर किए थे। अगर प्रेशर और
हमारे मोल्स को कांस्टेंट कर दूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे करके बच्चों लॉज निकला, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब लॉज को कंबाइन करके बच्चों हमारा आया PV इक्वल nRT यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। बच्चों ये जो है रिलेशन ये चार चीजों के बीच में होते हैं, मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे बच्चों मास लिख रखा है लेकिन स्टार्टिंग में मैं लिख दूं मोल्स। हम लोग सब कुछ मोल्स की टर्म में पढ़े बच्चों। मास जो होता है हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वहां पे PV इक्वल mRT पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी रियल इक्वेशन जो है वो तो PV इक्वल nRT है। यहाँ पे मास की जगह अगर आप देखोगे, मास के अंदर मोल का अगर मैं डिवीजन कर दूं, सॉरी मास के अंदर मोलर मास का, तो बच्चों मेरे पास मोल्स आता है। तो एक्चुअली बच्चों ये ना, ये जो ये वाला पार्ट, इस MR को जब उठा के देखते हैं, इस MR के अंदर क्या है, N M बाई M, यानी कि N के लिए तो यही टर्म हो गई, और जो R है, इस R के अंदर बच्चों इसमें M को जो है मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि R एक कांस्टेंट है। तो बच्चों जब मैंने इस N को अगर मैं ऐसे लिख दूं, PV इक्वल M बाई M, M इज द टोटल मास ऑफ गैस, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, M इज द मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास, इनटू R इनटू T। इस R के अंदर इस M का डिवीजन कर दूं, यानी R बाई M को क्लब करके एक नया गैस कांस्टेंट R1 लिख दूं मैं, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी PV इक्वल mRT। यानी सर मास का जो है मोल से ही आ रहा है, सिर्फ आपने ना गैस कांस्टेंट बदल दिया, कांस्टेंट की वैल्यू बदल दी। तो बच्चे जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हर बार जो R है ना गैस कांस्टेंट, वो चेंज हो जाता है हर गैस के लिए। आयोडीन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, क्लोरीन के लिए अलग होगा। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम मोल से पढ़ते हैं ना, तो हमारे R की वैल्यू ना सेम रहती है, R इज सेम फॉर एवरी गैस। तो मोल से पढ़ना हमारे लिए आसान होता है हमारे 11th-12th के सिलेबस में, कि सर अगर सेम रहेगा ना हर गैस के लिए, तो फिर ना हमें R की वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे मोल्स पता होंगे, हम PV इक्वल nRT लगाते हैं। तो बच्चों अभी से बता दी, जहाँ पे मास लिखा हुआ है वहां पे हम मोल्स समझ रहे हैं, अगर मास सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। मास कांस्टेंट है इसका मतलब मोल्स कांस्टेंट है गैस के। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि मास की जगह में मोल्स समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पहले लॉ के ऊपर अगर चले, तो पहले लॉ के अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हर लॉ के अंदर कोई टू कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि टू क्वांटिटीज हम कांस्टेंट रखेंगे, किसी में प्रेशर, किसी में वॉल्यूम, किसी में टेम्परेचर, किसी में मोल, कोई दो को कांस्टेंट रख लेंगे। अदर टू विल हैव रिलेशनशिप, अदर टू में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। सर इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट लॉ बेटा बॉयल्स लॉ पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने T और N को ना कांस्टेंट माना होता है। अब इससे समझ लेते हैं कि सर दो को कांस्टेंट और दो को रिलेशनशिप से आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों, किसी दो को यानी कि मोल्स को टेम्परेचर को ना मैंने कांस्टेंट मान लिया, टू कांस्टेंट्स, यानी कि सर एक गैस है बच्चों, कांस्टेंट से पता क्या है, मोल्स तो अपने आप ही कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर इस कंटेनर से गैस अंदर नहीं आ सकती, इसके बाहर नहीं जा सकती ना, तो इसके मोल्स जो हैं वो फिक्स हो गए, फिक्स हो गए। ठीक है, अगर हम फिक्स कंटेनर, एक रिजिड कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर गैस ले रहे हैं, तो उसके मोल्स अपने आप कांस्टेंट हो गए। टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चों, हम इसके अंदर जो इसका मटेरियल यूज करेंगे कंटेनर को, वैसा यूज करेंगे कि टेम्परेचर चेंज ना हो, उसके हीट फ्लो ना हो उसका, अगर हीट फ्लो ना होगा तो टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा बच्चों। इन दोनों को अगर मैं कांस्टेंट मान लेता ना, तो मेरा प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आएगा वो आएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सर इसका क्या मतलब होता है बच्चों, जब भी कोई चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो अगर एक बढ़ता है, यानी अगर मैं कहूँ बच्चों वॉल्यूम बढ़ रही है, तो बच्चों प्रेशर पक्का घट रहा होगा। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहूँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो बच्चों वॉल्यूम घट रही होगी। यानी कि सर अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। बच्चों इस बात का ना सिंपली सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अगर बच्चों टेम्परेचर और मोल्स हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो प्रेशर का जो रिलेशन है वॉल्यूम से, वो इनवर्स रिलेशन होता है। बस बॉयल्स लॉ बच्चों यही बात कहना चाहता है कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट और मोल्स कांस्टेंट के ऊपर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों बताइए कि आपको लॉ समझ में आ गया कि लॉ क्या कहता है। लॉ ने सिर्फ आपको प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताया, टेम्परेचर एंड मोल कांस्टेंट, यानी कि अगर टेम्परेचर और मोल आप कांस्टेंट कर देंगे किसी गैस के, तो उसके बाद क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। क्या बच्चों समझ में आ गया बॉयल्स लॉ क्या कहना चाहता है, यस और नो में बता दीजिए। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा कम बताया, हाँ ठीक है। ऐसे बताते हैं बच्चों, ये तो ना मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें कुछ नहीं बदल रहा है, एक्सप्लेनेशन बढ़ाते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे एक ना कंटेनर लिया, इसके अंदर P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम के ऊपर कोई गैस एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है।
थोड़ी देर बाद बच्चों मान लो बलून टाइप कंटेनर है, उसका साइज ना चेंज हो सकता है, मैंने बच्चों उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी V2। अब एक बात बताओ बच्चों, एक ना थोड़े टाइम बाद इसकी छोटी भी कर लेंगे V3। मैं कह रहा हूं बच्चों, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, यानी जो चीज एक में जो चेंज आएगा ना, अगर इंक्रीज का आएगा तो दूसरे में डिक्रीज का आएगा। सिंपल, किसी में भी लिख लो, अगर वॉल्यूम के अंदर आप इंक्रीज का चेंज लिख रहे हो तो प्रेशर के अंदर बच्चों आपको डिक्रीज का चेंज लेना पड़ेगा। अगर बच्चों आप कह रहे हो कि वॉल्यूम सर मेरी डिक्रीज हो रही है तो फिर प्रेशर के अंदर बच्चों इंक्रीज आएगा। अगर बच्चों प्रेशर के अंदर कह रहे हो सर डिक्रीज आ रहा है तो वॉल्यूम के अंदर बच्चों इंक्रीज आएगा। सिर्फ इतना कहना चाहता है अपना बॉयल्स लॉ कि जो भी अगर चेंज आएगा तो दूसरे के अंदर अपोजिट आएगा, एक में जो चेंज आएगा वो दूसरे में अपोजिट आएगा उससे। ठीक है बच्चों, क्या ये समझ में आया अभी की चेंज अपोजिट आता है? उसके बाद में ऊपर वाले कंटेनर का आपको प्रेशर बताऊंगा। शुभम बताइए, आपको ये समझ में आया कि चेंज अपोजिट करना है? सर टेम्परेचर को, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखना है। बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे होते हैं और मोल्स भी कांस्टेंट रखते हैं, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। टेम्परेचर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं। अब बताइए कि आपको समझ में आ गया कि प्रेशर बढ़ने के ऊपर वॉल्यूम घटेगी? ठीक है, तो अगर आपको भी समझ में आ गया, बाकी लोगों ने यस सर कहा, ये मुझे ये बताइए P1 लेस देन P2 है, ये आपका ए ऑप्शन है। P2 लेस देन P1 ये आपका बी ऑप्शन है। इस वाले कंटेनर के लिए अगर P2 प्रेशर है इसका, तो P2 का P1 से रिलेशन बताइए। मैं आपको बता दूं V2 इज मोर देन V1। V2 मैंने बड़ा रखा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम हैज इंक्रीज। अब आप मेरे को ये बता दीजिए ए ऑप्शन सही है कि बी? क्विक जल्दी बताइए बच्चों। ओके, टेक योर टाइम। जो लोग जो भी उत्तर दे रहे हैं एक बार सोच के दें, उत्तर तेज नहीं देना है, उत्तर सही देने की कोशिश करनी है। पहले टाइम लेके भले ही गलत बता लो, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं बताना। जिन्होंने अपना आंसर लिखा एक बार फिर से रिव्यू करें। ठीक है, एक ने जितना पाक से उत्तर दिया था वो सही कर लिया है। ठीक है, दोनों ने सही कर लिया है, सबने आंसर मेरे को बी दिया बच्चों। अगर सबने मेरे को आंसर बी दिया है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया कि P2 प्रेशर जो है सर कम होना चाहिए P1 से। क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि सर वॉल्यूम बढ़ी है। अगर सर वॉल्यूम बढ़ी है तो प्रेशर घटना चाहिए। सर प्रेशर घटने का मतलब, अच्छा ठीक है दीपक, ओके हाँ हो जाता है, जब भी मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी के चक्कर में गलती हो जाती है, आदमी को खुद आता है। अगर थोड़ा सा टाइम ले तो आंसर सही हो जाएगा, लेकिन तपाक आंसर देने के चक्कर में सिर्फ यहीं पे नहीं पेपर में भी होता है कि जल्दी से क्वेश्चन कर ले तो फिर अगला कर लूंगा, टाइम बचा लो, तो इजी दिख रहा है, तो मिस्टेक हो जाती है। तो धीरे से करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, एक एवरेज टाइम लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपने आंसर सही बता दिया बच्चों, और सिर्फ यही है कि सर वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है तो सर प्रेशर घटा ही होगा। घटने का मतलब है सर P2 जो है हमारा P1 से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक और चीज बताता हूं। अब थोड़ा सा लिटिल लिटिल ब्रेन गेम, ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। इसको बच्चों मैंने ये लिखा है, ये लॉ लिखा है, T एंड N कांस्टेंट है, ये अंडरस्टूड है, अगर नहीं लिख रहा हूं तो भी अंडरस्टूड है। बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर और मोल्स जो है हमारे कांस्टेंट है। बच्चों जब प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो मैं एक कांस्टेंट लिखता हूं, कोई भी कांस्टेंट के, बस ये एक चेंज किया, इसका मतलब सर ये हो गया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम को यहाँ ले जाऊंगा, अगर ये एलएचएस में जाएगी तो बच्चों ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी PV इक्वल के। बच्चों दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ के अंदर हम क्या कह रहे हैं, PV इक्वल के लिख लो इसको। बच्चों ये सेकंड फॉर्म, क्या क्या किया है मैंने, बच्चों जब प्रोपोर्शनल का साइन में इक्वल से रिप्लेस करता हूं तो मेरे को एक कांस्टेंट लिखना होता है, तो K इज कांस्टेंट। इस इक्वेशन के अंदर K कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है, और वन सिस्टम K विल रिमेन सेम। अगर एक सिस्टम है इस गैस का तो इसके लिए ना K की वैल्यू सेम रहेगी। K क्या है, P और B का प्रोडक्ट। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो मेरी ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी। इस इक्वेशन में क्या कहना चाहता हूँ, P और B तो बच्चों वेरिएबल है, यानी इसके लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, P1 P2 ऐसे इसके लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इन सब वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा बच्चों, अगर इसको कह दूं मैं ए इक्वेशन और इसको कह दूं मैं बी इक्वेशन, तो ए और बी के अंदर से अगर मैं के को इक्वेट करूं तो क्या बच्चों P1 B1 इक्वल P2 B2 है, यही है बस। बच्चों ये थर्ड फॉर्म है मेरी बॉयल्स लॉ की। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई है बच्चों? सिंपल सा मैथ्स ही है बस, ज्यादा कुछ नहीं है।
इसका केमिकल मतलब जो है वो हमको केमिस्ट्री में समझ में आना चाहिए, लेकिन इतना मैथ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने P1 V1 और P2 V2 के लिए जब वो वेरिएबल लिए, लेकिन सर उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इन दोनों बातों को यूज करके सर मैंने A और B इक्वेशन से मैंने जो है आंसर निकाल लिया कि P1 V1 इक्वल P2 V2। क्या बच्चों समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है बच्चों। मैंने ओके, ठीक है। तो बच्चों ये तीन फॉर्म हो गई। पहली फॉर्म बच्चों ये है जो ऊपर भी लिख रखी है 1, सेकंड फॉर्म बच्चों ये है, और थर्ड फॉर्म ये है। अगर बच्चों ये हमें समझ में आ गई है, अच्छा है ना, एक ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मुझे लगा क्वेश्चन है वैसे। बच्चों ग्राफ जो है, यहाँ पे मैंने 6 ग्राफ बना रखे हैं, आपको सिर्फ एक ग्राफ समझना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व इस शेप का होता है। इस वाली शेप में थोड़ा क्लियर बना दो, बहुत बेकार बनता है बच्चों। ऐसा इनफाइनाइट पे जाके ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ये वाला वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस बच्चों ये वाला कर्व मुझे याद रखना है, टी एंड एन कांस्टेंट के ऊपर पी और वी का ये कर्व बनता है। यानी कि सर जब पी वी इक्वल के होता है ना, उस इक्वेशन का कर्व ये होता है। बच्चों बाकी के कर्व्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना आपको शायद y इक्वल एम एक्स प्लस सी भी अभी आपको नहीं पता होगा ढंग से, और लॉग्स और एंटी लॉग्स भी नहीं पता है। इसके लिए बच्चों एक बेसिक मैथ्स की क्लास लगा के ना हम कोशिश करेंगे कि बेसिक मैथ की एक क्लास लगाकर उसके अंदर आपकी ग्राफ और कर्व्स वगैरह आपको ना समझ में आ जाए, आप वो पढ़ ले पहले। उसके बाद बच्चों ये हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस कर्व की ये शेप मिलेगी जब टी एंड एन कांस्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पता है क्या, अगर ये आ गया कि सर ये मिलेगी, ये मिलेगी ए बी सी करके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए इज द करेक्ट आंसर। तो अभी के लिए बच्चों सिर्फ हमें एक ग्राफ याद करना है कि पी और वी के ग्राफ की शेप कैसी होती है। सर वी वाला भी साइड एसिम्प्टोट बोलते हैं इसको, जो इनफाइनाइट पे जाके पैरेलल हो जाता है ना ग्राफ, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। सर वी पे भी एसिम्प्टोट होगा और पी पे भी एसिम्प्टोट होगा। ठीक है बच्चों, ये समझना है बस। ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। बाकी के जो 5 ग्राफ्स हैं, ये वाला तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी से बच्चों, और ये पी वी इक्वल कांस्टेंट का कर्व दिखा रखा है विद पी। तो ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा ना ग्राफ्स आने चाहिए, और मेरे को पता है सब बच्चों को नहीं आते, कुछ को आते भी होंगे, और फिर लॉग वगैरह भी आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे सर, क्योंकि लॉग के अंदर ना, जैसे मेरे को लॉग पीवी लिखना है, तो जिस बच्चे को पता है उसे पता होगा कि लॉग पीवी को मैं लॉग बी प्लस लॉग बी लिख सकता हूँ। ये उस तरफ इक्वेशन में जाएगा, यहाँ पे इस पे माइनस आ जाता है एंड ऑल दैट। लेकिन ये सब अगर आपको अभी नहीं पता है बच्चों, लॉग जिन बच्चों को नहीं पता है, तो उनके लिए मैं अभी ये ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, बाद में इन ग्राफ्स हम दोबारा देख लेंगे। ठीक है, ग्राफ्स वाली चीजें हम वापसी से क्लियर कर लेंगे। मैंने इसको ना कई क्लासेस में ऑब्जर्व किया है, जब स्टार्टिंग में मैंने लॉग वाले टर्म समझाने शुरू किए तो बच्चों ने कहा सर लॉग नहीं होता है। हाँ बच्चों, लॉग ए बी इक्वल लॉग ए प्लस बी, कुछ बच्चों को पता है, मुझे पता है, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है कि लॉग क्या है, तो इसलिए हम एक ग्राफ अभी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको एक ग्राफ बता दिया है, ये याद रख लेना है बच्चों की पी और वी का, क्योंकि ये सबसे कॉमन ग्राफ है। पी और वी का ग्राफ कैसा होगा जब टी एंड एन कांस्टेंट, यानी बोयल्स लॉ की कंडीशन के अंदर ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। बस ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों एक ग्राफ हमने कर लिया है, इसके बाद ना हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें ना कुछ कुछ वॉल्यूम दे रखे हैं, कुछ प्रेशर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम ना पढ़ते जाएंगे, हमारे पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, पहली वॉल्यूम आएगी हम उसको V1 लिख लेंगे, दूसरी आएगी V2 लिख लेंगे, पहला प्रेशर है उसको P1 लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने कहा कि व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब के अंदर बच्चों मीटर क्यूब दिख रहा है, आप इससे पहचान सकते हैं कि ये वॉल्यूम की ही यूनिट है, तो ये ना वॉल्यूम रही होगी। ये हमारा V1 वॉल्यूम है। V1 वॉल्यूम बच्चों कितना हो गया, 500 डीएम क्यूब। ठीक है सर, एट 1 बार प्रेशर, यानी कि बच्चों ये मेरा P1 है। ये कहना क्या चाहता है कि मेरे पास कंटेनर में 1 बार पे 500 डीएम क्यूब वॉल्यूम थी। अब ये कह रहा है इसको कंप्रेस करके मैं 200 डीएम क्यूब के ऊपर लेके आ रहा हूँ, यानी कि बच्चों V2 जो है मेरे 200 डीएम क्यूब हो गई है। अच्छा, उसके बाद बच्चों इसने मेरे को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है एट 30 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरे को दो टेम्परेचर दे रखे हैं? नो सर, एक ही दे रखा है। इसका मतलब जो है बच्चों टेम्परेचर इक्वल कांस्टेंट है। ठीक है,
बच्चों का टेम्परेचर इक्वल कांस्टेंट है तो, और मोल्स तो बच्चों कांस्टेंट रहते हैं गिवन सिस्टम के अंदर, मोल्स कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना ही ये बाहर जा सकता है ना ही ये अंदर आ सकता है। तो बच्चों मोल्स के कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि सर बॉयल्स लॉ वाली कंडीशन होगी पीवी इक्वल के की। पी इक्वल के को सर मैं P1 V1 इक्वल P2 V2 भी लिख सकता हूँ। सर P1 V1 इक्वल P2 V2 के अंदर तो फिर सर ऐसा हो जाएगा कि P1 की वैल्यू रखूंगा 1 बार। अच्छा बच्चों हम क्या करेंगे ना, वॉल्यूम की यूनिट्स ना सेम रख के चलेंगे। अब यहाँ पे अपने आप सेम है, अगर यहाँ पे लीटर होती तो बच्चों मैं इसको कन्वर्ट करता डीएम क्यूब में, ऊपर वाली अगर लीटर में होती तो फिर मैं उसको डीएम क्यूब में पहले ही कन्वर्ट कर लेता। उससे क्या होता है आपकी यूनिट्स ना कट जाती हैं। ऐसे हम आपको लिख के दिखा रहा हूँ कैसे यूनिट्स कटती हैं। मैंने इसको बच्चों बार यूनिट के साथ इसलिए लिखा, अदरवाइज अगर आपने यूनिट सेम कर लिया ना उसके बाद आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार गलती हो जाती है तो आप इसको यूनिट्स में स्टार्टिंग में लिखना शुरू करें। तो मैंने लिखा बच्चों P1 की वैल्यू 1 बार, उसके बाद बच्चों वॉल्यूम जो है वो है मेरी बच्चों 500 डीएम क्यूब। बच्चों P2 जो है हमारा यहाँ पे वो हमें पता लगाना है, P2 है यही हमें पता लगाना है, मिनिमम प्रेशर जो हमसे पूछा है P2 की वैल्यू पूछी। ठीक है तो सर P2 का एज इट इज लिख लेंगे, यही हमें पता लगाना है। और बच्चों V2 जो हमारा 200 डीएम क्यूब है। अब बच्चों इस डीएम क्यूब से ना ये वाला डीएम क्यूब मर जाएगा। अगर ये डीएम क्यूब मर गया तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, P2 इक्वल, P2 को बच्चों मैंने LHS में लिख लिया है, या फिर P2 को LHS में लिख के आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं ये पूरी की पूरी टर्म इधर मान रहा हूँ इस तरफ 1 बार इंटू 500 डीएम क्यूब मर चुके हैं, और ये 200 ना इस तरफ डिवीजन में आया होगा तो ये मैंने डिवीजन में मान लिया। बच्चों बार मैंने इसलिए रखा है ताकि हमारा आंसर बार में आए, मैंने बार यूनिट लिखी थी, अभी बार बच गया तो हमारा आंसर बार में ही आएगा, यानी P2 जो हमारा आंसर आएगा सर प्रेशर बाद में आएगा। ठीक है बच्चों ये दो जीरो से ये दो जीरो बच जाएगी। ठीक है अगर ये दो जीरो मर गई है तो बच्चों मेरे पास 5/2 बार, 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 से। ठीक है ये आ जाएगा बच्चों P2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 5/2 बार, और 5/2 कितना होता है बच्चों P2 इक्वल 2.5 बार। बच्चों क्या समझ में आया कैसे मैंने V1 V2 पहचाने, P1 पहचाना, और फिर मेरे को टेम्परेचर एक ही दे रखा है तो मैंने माना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। 4 × 10⁴ प्रेशर पास्कल लिया। 4 × 10⁴ कहाँ पे लिया है दीपक, ये तो मुझे नहीं लिख रहा, कहाँ लिखा है सर आपने एक बार P1 लिया है। बच्चे क्वेश्चन में भी एक बार ही है, क्वेश्चन में जो है एक बार ही लिखा है, ये रहा मैंने एक बार P2 को लिया था। अच्छा फिर गलती हो गई ना, P2 नहीं लेना है, P1 1 बार। ठीक है फिर आपका P1 जो है 4 × 10⁴ आ जाएगा। ठीक है वो ठीक है, आपने अगर कुछ और किया है तो ठीक है, बाकी ये है करेक्ट आंसर, ये है ऐसे ही होगा क्योंकि मैंने कई क्लासेस में कर लिया है, ये मेरे को याद हो गया। ठीक है तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है बाकी की लॉस हम बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतने कवर कर पाए, धीरे धीरे करते जाएंगे, सिलेबस होता जाएगा। कोई डाउट है तो बच्चों बता दीजिए, समझ आ गया है तो भी बता दीजिए।